नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। हमारी जो ये क्लास है, हम इसमें कई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कई चीज़ें नहीं भी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके ये एक पहला तो ये कवर करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक, उसमें कौन कौन से प्लांट किस किस तरीके से लगाए जाए। दूसरी बात ये हम कवर करेंगे कि ग्रीन हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम चीज़ें उसमें कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात कर लें। 1-2 सेकंड की बात है कि बेबीलोन से शुरुआत हुई थी, बहुत कई सौ साल पुरानी बात है, तो नई कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि उस समय वो 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर थे, तो जी नहीं थे। वो क्या करते थे कि जो गाद निकलती है या जो चीज़ें ज़मीन में वो जो भी चीज़ें रहती हैं और वाटर में जो एल्कलाइन मेटल्स जो घुल मिल जाते हैं, उसी वाटर को फ्लो कराते थे और वो करते थे। अब पहली बार जो चीज़ बनती है वो समझ सकते हैं आप कैसी होगी, फिर उसका मॉडिफिकेशन होते होते वो कुछ ऐसी होती है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एरोपोनिक्स, जो स्पेस के लिए बनाई थी, नासा ने इसका आविष्कार किया था। ये है आपकी कोरिएंडर धनिया। हमने कुछ यहाँ पर निकाल के रखा है कि एक टेस्ट के लिए कि कितनी देर हरी रहती है। तो सुबह से शाम तक हो गया है, अभी तक ये पूरी की पूरी तरीके से हरी है। वैसे इसमें कई चीज़ें आती हैं जो पार्सले वगैरह भी रहती हैं। ये आपकी ठीक है, आराम से 250 ग्राम का वेट है। हम वेट करके भी आपको दिखाने वाले हैं। टॉपिक पर लौटते हैं। तो उसमें क्या था कि इसमें जो टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है जो आपका विक सिस्टम। विक मतलब कि आप एक बकेट में पानी भर देते हैं और जैसे चिराग में बत्ती लगाते हैं ना, विक लगाते हैं, वो चिराग ईंधन को खींचती रहती है। आप मिट्टी का तेल भरते हैं तो खींचती रहती है, या फिर आप जो भी भरते हैं केरोसिन बोलते हैं ना उसको, वो खींचता रहता है। दूसरी अगर बात करेंगे तो अगर ये आपका पैसिव, ये पैसिव में कहलाता है। दूसरा होता है आपका एक और कोकोपिट में जो चीज़ आप भरते हैं, कोकोपिट में या ग्रोवी मीडिया में जब आप हाइड्रोपोनिक करते हैं उसको बोलते हैं पैसिव हाइड्रोपोनिक, यानी कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आप ड्रिप के जरिए करते हैं। फिर उसमें भी जाएंगे तो आपके 2 तरह के ड्रिप होते हैं। एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। यानी कि रिकरिंग में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है वापस लौट के आपके रिजर्वायर में आ जाता है, और जो रिकरिंग नहीं रहता है वो क्या होता है कि एक बार आप न्यूट्रिएंट देते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, दोबारा आप नहीं देते हैं। वेस्ट तो कहेंगे नहीं होता है, वो क्या होता है कि ज़रूरत के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रो बैग में आपने कोई प्लांट लगाया है और उस ग्रो बैग के प्लांट को 500 ml न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट दोनों की बात करेंगे तो आप 500 ml न्यूट्रिएंट जो है उसको देते हैं। उसका मैनेजमेंट अलग है। फिर अगर बात करेंगे तो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा NFT पाइप में आप करते हैं, तो NFT की एक और मॉडिफाई होकर आया DFT। तो NFT और DFT में अंतर मोटा मोटा बता दो। NFT में थोड़ा सा पानी जो होता है, 5 ml का पानी जो होता है वाटर में पाइप में फ्लो कर रहा होता है, और जो DFT की बात करेंगे तो उसमें 10 mm से लेकर 15 mm तक वाटर फ्लो करता है, तो वो DFT हो जाता है। तो NFT DFT कहाँ पर ज़रूरत होती है उस पर हम जो हमारी आगे की क्लासेस हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक होता है एब एंड फ्लो। तो एब एंड फ्लो में क्या होता है कि पानी एक बार पड़ता है रूट्स पे और उसके बाद फिर ड्रेन होता है। एब का मतलब होता है बाढ़, जैसे कि कभी आप समुद्र किनारे बोलते हैं ना, हाइडल ट्राइडल। हाइडल मतलब पानी आके चढ़ जाता है, सारी चीज़ सारी ऊंचाई पर भर जाता है, फिर ट्राइडल में वो क्या होता है कि वापस चला जाता है। इसी में इसमें भी ऐसा होता है कि पाइप में पानी आएगा, पाइप में, प्लेट में, जिसमें भी आप कर रहे हैं उसमें पानी आएगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, सारा का पानी बह जाएगा। ठीक है, ये होता है, तो इसको बोलते हैं एब एंड फ्लो। दूसरा आपको अगर बताएं तो एक और आपने सुना होगा एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स की अगर बात कर लें तो वो कुछ ऐसा होता है जैसा आप देख रहे हैं, या इसके भी कई टाइप्स होते हैं। एरोपोनिक्स का मेन मकसद बता देते हैं, उसका मतलब मेन प्रिंसिपल क्या होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो रूट्स होती हैं उस पर न्यूट्रिएंट फ्लो कराया जाता है, एक मिस्ट डाली जाती है और उसके बाद क्या होता है कि वो मिस्ट बंद हो जाती है। तो उसका एक अपना टाइमर लगाया जाता है कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए कितनी देर के लिए मिस्ट चलती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो हाई वैल्यू ग्रुप होती हैं एरोपोनिक्स में ज़्यादातर उन चीज़ों को ग्रो किया जाता है। जिसमें आप हालांकि जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये पार्सले है, कोरिएंडर फैमिली का एक प्लांट है जो कोरिएंडर से थोड़ा सा महंगा बिकता है, लेकिन जब कुछ ना बिक रहा हो तो कोरिएंडर के भाव भी बेच लिया जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपका। अब बात करेंगे कि जो वाटर कौन, अब बात करते हैं जब पानी में आप खेती करने जाते हैं तो पानी कौन सा चाहिए होगा, क्योंकि भारत है यहाँ पर पानी और बोली हर 10 किलोमीटर पे बदल जाते हैं, उसके कंटेंट वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, भाषा के भी और पानी के भी। तो बात करते हैं कि आपको पानी में करने की ज़रूरत क्या रहती है। पहले तो पानी को डीमिनरलाइज किया जाता है, उसके जितने भी कंटेंट रहते हैं, इसमें फ्लोराइड रहता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कुछ भी रहता है, कैल्शियम वगैरह, वो सारी की चीज़ें वो रिमूव कर दी जाती हैं, आरओ कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आरओ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके पानी का TDS है जो अंडर 100 है, या आप म्यूनिसिपैलिटी का वाटर लेते हैं, वहाँ पर आप जैसे कि पानी का आपके यहाँ ट्रीट होकर आता है, तो कई बार उसको ज़रूरत नहीं रहती है। शुरू में आप आरओ चला लीजिए, बाद में जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। बेहतर होगा कि आप एक लैब टेस्ट करा लें। अगर लैब टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, आरओ कराइए।
सबसे सही रहता है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। फिर बात करते हैं कि जो हमने एक बार बोला था कि बेबीलोन सिविलाइजेशन में हाइड्रोपोनिक्स किया जाता था, तो उस समय का जो हाइड्रोपोनिक्स था वो शुरुआत की दौर थी। वहाँ पर मिनरल्स वगैरह जो थे वो पानी में जो घुल गया बस वही रूट्स को दे दिया जाता था और वैसे ही चलता था। उस समय आज की तरह टोमेटो वगैरह की फार्मिंग भी नहीं की जाती थी, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है सो नहीं हो रहा है। खैर अगली हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाउस कैसा। पहली बात तो एक मतलब समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। पहले तो ये समझिए कि ग्रीन हाउस का मतलब होता है ऐसा कोई भी हाउस, ऐसा कोई भी घर जिसके अंदर ग्रीन प्लांट हो। जैसे इस समय आपके पीछे पूरी क्या है, ये ग्रीनरी है, ये है आपका ग्रीन हाउस। हालांकि इसमें ये एरो टावर है, एरोपोनिक्स बोलते हैं, ये है। वैसे तमाम चीज़ें होती हैं। अब एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि हर की ग्रीन हाउस कितने टाइप के होते हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए। पहले तो ग्रीन हाउस से पहले आप इसको इंडोर और आउटडोर में कर लीजिए। तो दो तरह के हो गए, इंडोर और आउटडोर का मतलब क्या हो गया कि इंडोर जैसे कि आपका घर है कोई, उसके अंदर आप जब कोई वेजिटेबल वगैरह ग्रो करने जाते हैं तो आर्टिफिशियल ग्रोवर लाइट लगाते हैं। यानी प्लांट को क्या चाहिए होता है, जैसे हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वैसे प्लांट को क्या चाहिए, कुछ मिनरल चाहिए होते हैं जिसमें आपके 15 तरह के आते हैं। कैल्शियम आपका NPK आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और कॉपर, ये होता है। तो ये तो आपको देना ही रहता है, आपको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसे देते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं कि और क्या चाहिए होता है, और चाहिए होता है इसको सनलाइट, जो ज़रूरी है। इसके अलावा मिनरल्स की और बात कर रहे थे तो चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसको एयर से मिलती है, हवा से मिलती है। जैसे हम प्राणवायु, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये जो है प्लांट को 15 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा सनलाइट चाहिए होती है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है। इंडोर में आप सनलाइट का विकल्प क्या करते हैं कि आप ग्रोवर लाइट लगा देते हैं। तो ग्रोवर लाइट अगर आप लगाने जा रहे हैं तो एक मोटी मोटी चीज़ समझ लीजिए कि कितनी ग्रोवर लाइट लगाएंगे। एक प्लांट को कम से कम 15,000 लक्स की ज़रूरत होती है। अब सनलाइट में तो 1.5 लाख लक्स होता है, मतलब समझ लीजिए कि 10 टाइम्स सनलाइट है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन्हीं को आप केवल कर सकते हैं इंडोर में, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अंदर आप टोमेटो ग्रो करें इंडोर में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉमर्शियली वायबल नहीं है। वायबल सब कुछ है, बस पैसा ज़्यादा लगेगा। आप उतना होता है ना कि जितना इनपुट जा रहा है उतना आउटपुट निकलना भी तो चाहिए, वो नहीं निकलता है। जैसे कि आपका जो टोमेटो होता है वो 15 से 20 फीट का प्लांट होता है। पॉली हाउस वैरायटी की बात करेंगे, कैप्सिकम की बात करेंगे, वो भी क्यूकम्बर की बात करेंगे, वो 15 से 20 फीट तक होता है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा उसकी हाइट होती है। अगर आपको लगता है कि इसको इंडोर आप कर सकते हैं तो ये आसान नहीं होगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो इसमें आप जब इंडोर करते हैं तो इंडोर में हम कोशिश करते हैं कि जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, एक्जॉटिक में कौन कौन सी खासकर चीज़ें आती हैं। जैसे आपका लेटसेस, तमाम तरह के लेटस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे मोटी मोटी बात करें, रोमेन होता है, लोलरोजा होता है, बटरहेड होता है, आइसबर्ग होता है, बताविया होता है, रेड बताविया होता है, रूहब होता है, और स्विस चार्ट होता है, और केल होता है, तस्मानियन केल होती है, और कर्ली केल। इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं। हर्ब्स की बात करेंगे तो उसमें कुछ तरह की बेसिल आती हैं, जैसे इटालियन बेसिल है, स्वीट बेसिल है, बाम बेसिल है, पर्पल बेसिल है, इंडियन बेसिल है, थाई बेसिल है, स्वीट बेसिल है। इस तरह की कुछ बेसिल्स भी आती हैं जो किया जाता है। फिर रोजमेरी वगैरह तमाम तरह की चीज़ें जो हर्ब्स और फ्लावर के बीच की कड़ी होते हैं वो भी किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें इंडोर में करेंगे तो थोड़ा सा पैसा आपको निकलने वाला है। या फिर आप किसी मेट्रो सिटी के आसपास हैं, यहाँ पर कुछ एलिट लोग रहते हैं जिनको आप बेच सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये चीज़ें ठीक हैं। कुल मिलाकर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तब ये तो तकलीफ़ वाली चीज़ हो जाती है। इसके बाद कर रहे थे कि आउटडोर की बात करिए तो इंडोर में होने वाली चीज़ें हैं। आउटडोर के लिए पहले समझिए कि क्या चीज़ करना चाहते हैं। आउटडोर को भी आप दो तरीके से कर लीजिए, एक ग्रीन हाउस वाला और दूसरा के ओपन फील्ड। ओपन फील्ड में भी हाइड्रोपोनिक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, हम खुद कर रहे हैं। उड़ीसा में इस समय हम करेला ग्रो कर रहे हैं। बीटर गार्ड की बात करें, बीटर गार्ड हम हाइड्रोपोनिक से, पैसिव हाइड्रोपोनिक से ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर भी हम तमाम चीज़ें आपको लाते रहेंगे। मोटी मोटी बात करें तो इसमें पहले आपका ग्रीन हाउस जो होता है, मैंने बता दिया, ऐसा कोई भी हाउस जिसमें आपके प्लांट लगे हो वो हो गया आपका ग्रीन हाउस। ये होता है आपका दो तरीके से डिवाइड कीजिए इसको भी फिर से, कि एक नेट हाउस, दूसरा पॉली हाउस। फिर बात करते हैं नेट हाउस की, तो नेट हाउस भी फिर कई तरह का होता है। जाहिर सी बात है ना कि ये काम जो है ना, आपने प्याज खाया होगा, परत दर परत निकलता जाता है, वैसे ही कुछ ये जो आपकी फार्मिंग है ये भी कुछ ऐसा ही है। तो पहले इसमें बात करेंगे कि आपका जो ग्रीन हाउस होता है वो होता है आपका, उसके अंदर क्या आ सकता है, क्या जा सकता है। सनलाइट आ जाती है,
बारिश आ जाती है, लेकिन आप इसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर सकते। टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ा सा है, पॉली हाउस जितना आप नहीं मेंटेन कर पाते हैं वो चीज़ है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी जो होती है वो लीक कर जाती है। फॉगर वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ह्यूमिडिटी जो है वो लीक कर जाती है, जो छेद होते हैं होल से बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड नेट हाउस, क्योंकि नेचुरली वेंटिलेटेड, हर नेट हाउस नेचुरली वेंटिलेटेड होता है। तो अगर कोई नेचुरली वेंटिलेटेड होता है तो कुछ और भी होता है, उसको बोलते हैं फोर्स्ड वेंटिलेटेड, वो हम पॉली हाउस में भी बताएंगे। इसके बाद फिर आपका जो होता है कलर के अकॉर्डिंग, जो प्लांट होता है उसको कलर के अकॉर्डिंग कुछ सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो एक होता है सप्त रंग, आपने नाम सुना होगा, जब सारे रंगों को मिला दिया जाता है तो बनता है वाइट। वाइट मतलब सफ़ेद, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में आपके सारे होते हैं, वायलेट, इनको ब्लू, ग्रीन, रेड, जितने भी होते हैं 7 रंग, वो सारे उसमें होते हैं। तो वाइट कलर का जब नेट आता है, तो वाइट कलर का जब नेट आता है तो कुछ और भी कलर आता होगा, ये आता है रेड कलर का। जब फ्रूटिंग स्टेज के लिए, खासकर इंडिया में तो कम, लेकिन इंडिया में कुछ लोग कर रहे हैं, रेड कलर का नेट लगाया जाता है जो फ्रूटिंग स्टेज के लिए आता है। कैप्सिकम, टोमेटो की कमर फ्रूटिंग स्टेज के लिए रेड स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं तो कुछ और भी स्पेक्ट्रम, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी कोई कलर रहता होगा, ये रहता है, उसको बोलते हैं ब्लू स्पेक्ट्रम वाला। तो ब्लू स्पेक्ट्रम वाला जो प्लांट आप लगाते हैं तो ब्लू कलर की सीट लगाई जाती है। आजकल आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि जो ब्लू कलर का लगाया जाता है वहाँ पर पूरा, मतलब ग्रीन हाउस पूरा ब्लू कलर का, नेट हाउस भी जो रहता है वो भी ब्लू कलर का कर दिया जाता है। तो वो होता है खासकर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, जो आप लीफी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो वो हो जाता है आपका। फिर आपका वाइट हो गया, रेड हो गया और ब्लू हो गया। कुछ और भी होता होगा जी, बिल्कुल होता है। फिर इसमें आप और तमाम चीज़ें करने लगते हैं। ग्रीन कलर का आपने बहुत सुना होगा कि हाँ, ग्रीन कलर का ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस तो कोई किसी भी कलर का हो सकता है। ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर आप लगाते हैं ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है वो प्लांट के लिए बहुत माइन्यूट सी ज़रूरत होती है, यानी कि ये ठीक है। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, जैसे टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम या जो पॉली हाउस वैरायटी मस्क मेलन है, ये सब चीज़ें अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं आने वाला है। ये बात हो गई कलर की। फिर बात करते हैं इसके थ्रेड की, बनावट की बात करेंगे नेट हाउस की, तो वो भी होता है। एक होता है टैप। इसमें क्या होता है, पट्टियों जैसा, धागे जैसे होता है, ठीक है, वो आपका वो होता है आपका, उसको बोलते हैं टैप। दूसरा आता है आपका मोनो। तो उसमें क्या होता है, जो आपका नेट हाउस होता है उसमें सिलेंड्रिकल होते हैं, धागे उसमें सिलेंड्रिकल होते हैं। फिर एक और होता है जिसको बोला जाता है एल्यूमिनेट। तो ये काफ़ी महंगा आता है, ये मतलब समझ लीजिए कि आपका जो टैप है उससे 5 गुना महंगा होता है, और आपका जो ये है आपका मोनो से तकरीबन 2 गुना महंगा होता है। काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इतना महंगा नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा नहीं, कुल मिलाकर ये ठीक रहता है। तो अब ये बात करेंगे कि ये आपकी हो गई नेट हाउस। अब आपके यहाँ पर कौन सा नेट हाउस लगना चाहिए, इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत चीज़ लगा लेंगे तो दिक्कत होगी। कहते हैं कि जाड़े के दिनों में अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो गले में खराश हो सकती है, वो गर्मी के लिए ही बनी हुई है, कुछ ऐसा ही। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो थी आपकी नेट हाउस की। फिर बात करते हैं पॉली हाउस की। तो पॉली हाउस की बात करेंगे तो पॉली हाउस जैसे नेट हाउस कई टाइप का होता है, उससे पॉली हाउस भी कई तरह का रहता है। अब बात करते हैं सस्ते से महंगे वाले। एक होता है नेचुरली वेंटिलेटेड। आपने वहाँ सुना था कि नेचुरली वेंटिलेटेड नेट हाउस, सारे नेट हाउस नेचुरली वेंटिलेटेड भी होते हैं। तो फोर्स्ड वेंटिलेटेड क्या होता है ये हम अब यहाँ पर समझेंगे। पॉली हाउस में जैसे आपने क्या किया कि कमरे में कूलर लगा देते हैं और एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। तो कूलर क्या करता है कि ठंडी हवा को अंदर फेंक रहा है और एग्जॉस्ट फैन बाकी अंदर की गर्म हवा को उठाकर फेंक रहा है। ये होगा फोर्स्ड वेंटिलेटेड। आप फोर्स लगा रहे हैं कमरे के ऊपर, और तो होगा फोर्स्ड वेंटिलेटेड। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं कि जो आपका फोर्स्ड वेंटिलेटेड आपका जो ग्रीन हाउस होता है, पॉली हाउस होता है, उसमें एक तरफ आप कूलिंग पैड लगाते हैं, जिधर से गर्म हवाएं आती हैं उधर आप कूलिंग पैड लगाते हैं। अपोजिट साइड में आप लगा देते हैं एग्जॉस्ट फैन। और क्योंकि आपका जो पॉली हाउस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से हवा तो उतना खींच नहीं पाएगा, छोटे से कमरे की तो बात नहीं है। तो बीच में लगाए जाते हैं इसमें वेंट फैन, जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन फैन, शॉर्टकट में हम बोलते हैं प्यार से वेंट फैन। वो क्या करते हैं, बीच की हवा जो रहती है उसको खींच कर एक किनारे तक फेंकते हैं। तो ये होता है आपका फोर्स्ड वेंटिलेटेड। कूलिंग पैड पे अपना पानी वगैरह पड़ता रहता है और वो जो है वो ठंडा होता रहता है। बाकी बीच में फॉगर वगैरह भी लगाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रीन हाउस की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं और इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के जरिए क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आगे की क्लासेज हैं उसमें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। ओवरऑल मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उतनी समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। समय कम रहता है, 4 साल मुझे खुद लगा सीखने में, तो मैं आपको कितनी जल्दी ये सिखा सकता हूँ, मुझे भी जल्दबाजी ही रहती है। ये एक चीज़ हो गई। अब नेचुरली वेंटिलेटेड में क्या होता है कि कूलिंग पैड नहीं लगाया जाता है,
ज़रूरत पड़ने पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा देते हैं, वो भी नहीं लगा जाता है। एक तरफ से नेट हाउस रहता है, दूसरी तरफ से नेट हाउस रहता है, बहुत ज़्यादा अगर बड़ा ग्रीन हाउस है तो वेंट फैन लगाते हैं। नेचुरली वेंटिलेटेड में क्या होता है, केवल वेंट फैन लगा देते हैं बीच में, जो बीच की हवा को किनारे तक फेंक देते हैं, बस यही रहता है। दोनों तरफ जालियाँ रहती हैं, आपका 40 मैस का इंसेक्ट नेट रहता है, केवल वही रहता है। इसके बाद बात करेंगे कि क्या कोई भी पॉली हाउस कहीं लगा सकते हैं? जी, हम नहीं लगा सकते। अगर आप राजस्थान में हैं और राजस्थान के माउंट आबू में हैं तो आप राजस्थान में केवल नाम के लिए हैं। वहाँ का टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश वाला ठंडा ठंडा मस्ती भरा रहता है, कूल। लेकिन अगर आप राजस्थान के श्रीगंगानगर में हैं, जहाँ पर अभी खड़े झुंझुनू में हैं, चूरू और सीकर में हैं, और या फिर आप उधर मारवाड़ की तरफ चले जाइए जहाँ पर रेत वगैरह आपको मिलने वाली है, तो वो राजस्थान में रेगिस्तान होता है। राजस्थान तो खैर है ही है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कुछ खास तरह के ग्रीन हाउस डिजाइन करते हैं, जिसको बोला जाता है आपका तो कूलिंग पैड। वहाँ फोर्स वेंटिलेटर चलने वाला